जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। पाकिस्तान ने वायरल करी रफाल के झूठे क्लेम के साथ भारतीय विदेश मंत्री की डीप फेक वीडियो। इंडियन ऑफिशियल ने बताया कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान को दिए थे भारत के मिलिट्री मूवमेंट्स के लाइव इनपुट्स। भारतीय सेना ने 5th जनरेशन वॉरफेयर के लिए तैयार रहने के लिए कहा। भारतीय नौसेना बना रही है INS सिंधु को सबमरीन को डीकमीशन करने की योजना। और पाकिस्तान ने किया स्वीकार कि अगर भारत न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ ब्रह्मोस लॉन्च करता तो उनके पास केवल 45 सेकंड तक का ही समय था उस हमले को समझने के लिए। तो आज के अपडेट की शुरुआत करते हैं कुछ ऐसी फेक न्यूज़ को बस्ट करने के साथ जो कि हमारे निकम्मे पड़ोसी पाकिस्तान द्वारा सोशल मीडिया पर काफ़ी एग्रेसिव तरीके से फैलाई जा रहे हैं। और हमारा आप सभी से आग्रह रहेगा कि आप चाहे पूरी वीडियो को शेयर ना करें, लेकिन इस वाले पार्ट को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो पहली फेक न्यूज़ ये है जिसमें क्लेम किया जा रहा है कि व्हाइट हाउस ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले भारतीय विदेश मंत्री की रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया है। तो आपको स्पष्ट कर दे कि ये न्यूज़ भी फेक है और जो क्लेम किया जा रहा है वो भी गलत है। और इसकी पुष्टि PIB फैक्ट चेक और भारतीय विदेश मंत्रालय के फैक्ट चेक ऑफिशियल हैंडल से भी कर दी गई है। और एक बात ये भी नोटिस की गई है कि इस फेक न्यूज़ को कुछ ऐसे हैंडल्स के माध्यम से भी पोस्ट किया जा रहा है जो हैंडल्स देखने में तो आपको ईरान के लगेंगे, लेकिन एक्चुअल में वो सारे पाकिस्तानी हैंडल्स हैं। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी फेक न्यूज़ है वो ये है जिसमें भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की एक वीडियो सर्कुलेट हो रही है, जिसके माध्यम से जो पाकिस्तानी बॉट अकाउंट से वो ये क्लेम कर रहे हैं कि भारतीय विदेश मंत्री ने स्वीकार किया है कि भारत के 3 रफाल डाउन हुए थे और पाकिस्तान ने भारत पर एक बहुत ही मैसिव अटैक लॉन्च किया था। तो आपको स्पष्ट कर दे कि जो वीडियो दिख रही है तो उसे असल में AI की मदद से एडिट किया गया है, जबकि जो उसकी एक्चुअल वीडियो है उसमें भारतीय विदेश मंत्री ने ऐसा कुछ भी क्लेम नहीं किया है। बाकी जिस हिसाब से जो हमारे निकम्मे पड़ोसी हैं वो रफाल को लेकर जितना ज़्यादा ऑब्सेस दिख रहे हैं कि उनके इस मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन में रफाल एक सेंटर पॉइंट बना हुआ है, तो उसको देखकर तो यही लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रफाल ने PKM भी बहुत बेहतरीन तरीके से किया है। इसके अलावा पाकिस्तान के कुछ और सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो ये भी क्लेम करते हुए दिख रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत के 34 बेसिस को हिट किया था। हालांकि वो बात अलग है कि उस दावे को साबित करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है, और अगर वो दावे सच में होते तो अभी तक पाकिस्तान सैटेलाइट पिक्चर्स या कुछ तो ऐसा एविडेंस देता जो कि उसको साबित करें, जैसे कि भारत ने पाकिस्तान के एयर बेसिस को तबाह करने के एविडेंस दिए थे। और जो अलग अलग इवेंट्स के माध्यम से पाकिस्तान अभी भी कुछ ऐसे क्लेम करता हुआ दिख रहा है कि उनका जो ये ऑपरेशन बनियान था वो पूरी तरह से सफल रहा है, जबकि एक्चुअल में इस ऑपरेशन को करने के चक्कर में उनके खुद के बनियान बिकने तक की नौबत आ गई थी। और इसी वजह से उनको अमेरिका के पास जाके भीख मांगनी पड़ी कि हमें भारत से बचाओ और सीज फायर के लिए बीच में घुसो। और हाँ, बाकी भारतीय विदेश मंत्री की जो AI वीडियो सर्कुलेट की जा रही है तो उस वीडियो को जिस एक्चुअल इंटरव्यू से एडिट किया गया है तो उस एक्चुअल इंटरव्यू में भारतीय विदेश मंत्री ने बल्कि ये बताया कि कैसे भारत के रिस्पांस के बाद अगले दिन अमेरिकन ऑफिशियल ने भारत को कॉल करके कहा था कि जो पाकिस्तानी हैं वो बात करना चाहते हैं। बाकी पाकिस्तान की जो मेन प्रोपेगेंडा विंग है DGISPR, तो उन्होंने भी अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक पोस्ट करी थी जो कि ऑब्वियसली एक एंटी इंडिया पोस्ट थी, जिस पर उन्होंने ये क्लेम किया था कि 1, 2 और 2-3 जुलाई की रात को ख्वारिज के एक बड़े ग्रुप की मूवमेंट देखी गई है और इस ग्रुप को DGISPR ने इंडियन प्रॉक्सी की तरह मेंशन किया है। और DGISPR का यह कहना है कि ये जो ग्रुप है ये पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के माध्यम से घुसपैठ करने का प्रयास कर रहा था, जिसे नॉर्थ वजीरिस्तान डिस्ट्रिक्ट में उनके सिक्योरिटी फोर्सेस ने डिटेक्ट किया था। लेकिन DGISPR के इस एंटी इंडिया पोस्ट में कम्युनिटी नोट देखा गया है जिसमें इस बात को मेंशन किया गया कि कैसे ये खुद के पाकिस्तानियों को ही फितना अल ख्वारिज कहकर बुलाते हैं। और इनके अपने ही देशों के हजारों लोगों ने कहा है कि वे खनिजों से भरपूर भूमि पर कब्जा करके राष्ट्र से अधिक स्वयं को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि DGISPR की जो एंटी इंडिया पोस्ट थी तो उसे ग्लोबल लेवल पर रिकॉग्निशन मिला है, लेकिन वैसे नहीं जैसे कि पाकिस्तान चाहता था। पाकिस्तान चाह रहा था कि इस ख्वारिज ग्रुप को इंडियन प्रॉक्सी की तरह दिखाया जाए कि भारत ही इन सारी आतंकी गतिविधियों के पीछे है, जबकि एक्चुअल में बात यह है कि जिस ग्रुप की पाकिस्तान बात कर रहा है वो उनके अपने ही लोग हैं। अब बस हो ये रहा है कि पाकिस्तान के आतंकवाद को पालने की एक स्टेट पॉलिसी हमेशा से रही है ताकि वो उसको अपने पड़ोसी के खिलाफ इस्तेमाल कर सके, लेकिन अब उसकी वही पॉलिसी उसके खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, खास करके ऐसे ग्रुप्स की वजह से जो कि उन्होंने ही बनाए थे भारत को डिस्टर्ब करने के लिए। लेकिन अब वही ग्रुप पाकिस्तान के खिलाफ हो चुके हैं और पाकिस्तान उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। और लगभग 2 वर्षों के बाद DGISPR पर ये पहली पोस्ट है। इनकी जो लास्ट पोस्ट थी वो 28 मई 2023 की है। आज शुक्रवार को FICCI द्वारा एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था जिसकी थीम थी न्यू एज मिलिट्री टेक्नोलॉजीज। तो इसी इवेंट को संबोधित करते हुए भारतीय सेना में कैपेबिलिटी डेवलपमेंट एंड सस्टेनेंस के डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल R सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर का एक बहुत ही स्पष्ट मूल्यांकन दिया है, जिस पर उन्होंने इस बात को मेंशन किया कि कैसे इस 87 आवर्स के कॉन्फ्लिक्ट में हमने मल्टीपल लेसन्स लिए हैं और उनमें से जो सबसे बिगेस्ट लेसन है वो यही है कि बॉर्डर भले ही एक था लेकिन हमारे एडवर्सरीज कम से कम 3 थे। और वो 3 एडवर्सरीज कौन थे? पाकिस्तान, चाइना, टर्की।
जिसमें से पाकिस्तान तो फ्रंट फेस था, लेकिन चीन ने भी पाकिस्तान को हर एक पॉसिबल सपोर्ट दिया था। और उनका ये कहना है कि इसमें कोई भी सरप्राइज नहीं है, क्योंकि अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो पिछले 5 वर्षों में पाकिस्तान ने जो 81% तक का मिलिट्री हार्डवेयर प्राप्त किया है वो सारा चाइनीज है। इस दौरान जो चीन है वो दूसरों के खिलाफ अपने वेपन्स के टेस्ट करने में सक्षम रहा है, और ये एक तरह से बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि चीन के लिए बिल्कुल लाइव लेबोरेटरी उपलब्ध हो। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमें बहुत ही सचेत रहना होगा। और उन्होंने इस बारे में भी जानकारी दी है कि इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान भारत के कुछ मूव्स के बारे में पाकिस्तान के पास रियल टाइम इन्फॉर्मेशन थी, और वो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन या यूँ कहें वो लाइव इनपुट्स कहीं और से नहीं बल्कि चीन से पाकिस्तान को मिल रहे थे। बाकी उनका ये भी कहना है कि इस कॉन्फ्लिक्ट में टर्की ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यानी कि वो भी भारत के लिए एक तीसरी एडवर्सरी की तरह था, क्योंकि उसने भी पाकिस्तान को हर पॉसिबल सपोर्ट दिया था। और आप जानते हैं कि कैसे पाकिस्तान की मिलिट्री ने टर्की के ही अलग अलग तरह के ड्रोन्स भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के प्रयास किए थे। हालांकि उन प्रयासों में पाकिस्तान को बिल्कुल भी सफलता नहीं मिली। बाकी उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस दौरान जो सबसे अगला इंपॉर्टेंट लेसन है वो ये कि C4ISR और सिविल मिलिट्री फ्यूजन की इंपॉर्टेंस को और समझना। C4ISR का मतलब है कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशंस, कंप्यूटर्स, इंटेलिजेंस, सर्विलियंस एंड रिकॉनेसेंस। और उनका ये कहना है कि इस डोमेन में हमें अभी और भी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है, खास करके तब जब चीन भारत के मिलिट्री डिप्लॉयमेंट को मॉनिटर करने के लिए अपनी सैटेलाइट्स का इस्तेमाल कर रहा था। और उन्होंने इस बात को लेकर भी वार्न किया है कि भारत को अब 5th जनरेशन वॉरफेयर के लिए तैयार रहने की जरूरत है। स्पष्ट कर दे कि 5th जनरेशन वॉरफेयर का मतलब होता है जब आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में रिमोट टूल्स का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन और साइबर अटैक्स। बाकी इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि इस ऑपरेशन से पहले टोटल 21 टारगेट्स को आइडेंटिफाई किया गया था, और उन 21 टारगेट्स में से फिर 9 टारगेट्स को चुना गया कार्रवाई करने के लिए। और वो 9 टारगेट्स कौन से रहेंगे तो इसका भी जो निर्णय है वो फाइनल डे या फिर फाइनल आवर में लिया गया था। उनका ये कहना था कि वॉर को इनिशिएट करना तो आसान होता है, लेकिन उसको कंट्रोल करना बेहद ही मुश्किल होता है। लेकिन भारत ने जिस तरह से पर्याप्त समय पर इस वॉर को रोकने के लिए जो मेन रोल प्ले किया था तो वो एक तरह का मास्टर स्ट्रोक था। और इस ऑपरेशन के माध्यम से पाकिस्तान के साथ एक फुल स्केल वॉर को प्रिवेंट करते हुए भारत ने इस बात को भी साबित कर दिया कि एस्केलेशन लैडर में वो आगे है। इसके अलावा इस दौरान पाकिस्तान को रिस्पॉन्स देने के लिए भारत ने कुछ ऐसे पंचेस भी तैयार कर रखे थे जिनको लेकर पाकिस्तान को एहसास था कि अगर वो हिडन पंच सामने आए तो फिर उसकी जो हालत है वो और ख़राब हो जाएगी। इसी वजह से पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए भारत को आग्रह किया था। बाकी उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जब हम मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लेते हैं तो हमें फिर ये ट्राई करना चाहिए कि अब इसे हम यहाँ पे रोक दें। चक्रन्यूज.com की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय नौसेना अपनी किलो क्लास सबमरीन INS सिंधुघोष की डीकमीशनिंग की योजना बना रही है। INS सिंधुघोष को 1986 में भारतीय नौसेना के सर्विस में कमीशन किया गया था, और ये नेवी के सर्विस से रिटायर होने वाली तीसरी किलो क्लास सबमरीन होगी। इस सबमरीन ने 2005 में 3 वर्षों के रिफिट और लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम को कंप्लीट किया था, जिससे इसकी जो हल लाइफ है वो 15 वर्षों तक के लिए बढ़ गई थी। और फिर इस वेसल की जो दूसरी लाइफ एक्सटेंशन रिफिट है वो रशिया में 2023 में की जानी थी, लेकिन किसी कारण की वजह से ऐसा नहीं हुआ। हालांकि वो कारण क्या था तो वो भी स्पष्ट नहीं है, और इसी वजह से अब इस सबमरीन को डीकमीशन करने की जरूरत पड़ रही है। सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया भारतीय नौसेना की फाइटर स्ट्रीम में इंडक्ट होने वाली पहली वुमेन ऑफिसर बनी है। बाकी जो सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया है तो वो फाइटर पायलट के रूप में योग्यता प्राप्त करने के लिए ट्रेनिंग लेंगी। इसके अलावा एक अपडेट यह है जिसमें रॉयटर्स की तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से सिविल और मिलिट्री ड्रोन मेकर्स के लिए अब जो भारत है वो $234 मिलियन के इंसेंटिव प्रोग्राम को लॉन्च करेगा, और जिसका प्रमुख उद्देश्य होगा कि भारत के ड्रोन सेक्टर में जो दूसरे देशों से कंपोनेंट्स इंपोर्ट किए जाते हैं तो उस निर्भरता को कम करना, और भारत में जितने भी ड्रोन्स बनाए जाएं वो अधिक से अधिक स्वदेशी कंटेंट के साथ हों। और इन इंसेंटिव्स के माध्यम से भारत का उद्देश्य रहेगा कि 2028 के फिस्कल ईयर के अंत तक भारत में कम से कम 40% तक के महत्वपूर्ण ड्रोन कंपोनेंट्स बनना शुरू हो जाएं। और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दोनों ही तरफ से ड्रोन्स का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था, तो इससे हमने ये सबक लिया है कि हमें और भी बड़े, इफेक्टिव और मिलिट्री ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को बिल्ड करने के लिए हमारे स्वदेशीकरण के प्रयासों को डबल करना होगा। आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो के ADG मेजर जनरल CS मान की तरफ से इस बात पर जोर दिया गया है कि ड्रोन सिस्टम्स में कमजोरियों को खत्म करने के लिए कड़ी जांच और प्रोटोकॉल के बीच किसी भी मिलिट्री कंपोनेंट्स में चाइनीज पार्ट्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और जैसे कि पिछले साल उन्होंने कहा था कि हम एक फ्रेमवर्क बना रहे हैं, और अब वही फ्रेमवर्क कंप्लीट हो चुका है और वो अंडर अप्रूवल है। और एक बार इस फ्रेमवर्क को अप्रूवल मिल जाने के बाद फिर हम कड़े परीक्षण के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे कि हमारे इक्विपमेंट में किसी भी तरह की सुरक्षा कमजोरियां ना रहें। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि पाकिस्तान के साथ लगी सीमा से केवल 60 किलोमीटर की दूरी पर भारतीय वायुसेना एरियल एक्सरसाइज को कंडक्ट करेगी, और इसके लिए 9 और 10 जुलाई के लिए एयर स्पेस को रिजर्व किया गया है। बाकी अभी हाल ही में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के एडवाइज़र ने इस बात को स्वीकार किया है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ ब्रह्मोस लॉन्च करता तो पाकिस्तान के पास केवल 30 से 45 सेकंड्स तक का ही समय था इस बात का पता लगाने के लिए कि ब्रह्मोस न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ है या नहीं।
यानी कि पहले 30 से 45 सेकंड में वो केवल यही पता लगा पाते कि ये कोई न्यूक्लियर स्ट्राइक है या फिर कोई कन्वेंशनल स्ट्राइक है। और आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं भारत की डोमिनेंस का। और आप ये भी समझ सकते हैं कि आखिर क्यों भारत न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी फॉलो करता है। क्योंकि जब भारत की ब्रह्मोस जैसी मिसाइल्स लॉन्च होती हैं तो फिर एक ही आवाज़ आती है, ना करें भाईजान ना करें। खैर, बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2017 में हेलीकॉप्टर क्रैश में विंग कमांडर मनदीप एस ढिल्लों, फ्लाइट लेफ्टिनेंट प्रमोद के सिंह और सार्जेंट राजेंद्र गुज्जर ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1999 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर कनवाल गुलजार सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन कारगिल वॉर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कैप्टन अमित वर्मा और सिपाही कालूराम झाकर वीर गति को प्राप्त हुए थे। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि कारगिल वॉर में टाइगर हिल को आर्मी की किस रेजिमेंट ने रिकैप्चर किया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।